हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो याद रखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम छत्रपति शाहू जी महाराज जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे हैं। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, जिसका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपका जो पार्ट ए होता है ये हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है और पार्ट ए आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हर एक एक टॉपिक पर आपको मॉक टेस्ट मिलता है एंड रिवीजन पीडीएफ भी मिलती है, जिसे हम कहते हैं 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ। ये आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब प्रीवियसली जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे उनमें कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप पर भी जाके सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से डायरेक्टली जाकर हमारे ऐप पर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, एक सेट स्कोर का माध्य 50 है और मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक छात्र के स्कोर को दुगना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? The mean of a set scores is 50 and standard deviation is 10. If the score of each student is double, the new median will be. So इस प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे हो, हमें कुछ छात्रा है, कुछ छात्रा के कुछ स्कोर्स है। सो उनका जो स्कोर है उनका हमें मीन दिया गया है, यानी उसका हमें माध्यक दिया गया है जो कि 50 है, जो कि 50 है। अब और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन, ये दिया गया है 10। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड आउट है। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है? डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और मीन बताता है आपके डेटा की एवरेज वैल्यू। ओके, एवरेज वैल्यू बताता है आपके मीन के। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मान लीजिए 50 मार्क्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर होगा, ज्यादातर छात्राओं का जो स्कोर होगा वो 50 होगा। इसलिए इस जो डेटा है, सेट स्कोर्स है, उनका हमें मीन क्या जा रहा है 50। अब हमें इस केस में पूछा गया है कि
जो छात्राओं के स्कोर्स है उसे अगर हम दुगना कर दे तो उस केस में हमारा जो नया जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, नया माध्यक क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मीन दिया गया है, माध्य दिया गया है और मानक विचलन दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, और हमें मीडियन पूछ रहा है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले। मीडियन मतलब आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा की सेंटर वैल्यू और मिडल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मीन दिया गया है यानी माध्य दिया गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दोनों भी वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है। इससे आपका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो स्कोर है यानी छात्रों के जो स्कोर है उसको दुगना कर दिया जाए। मतलब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि स्कोर जो हो गए स्टूडेंट्स के जो आपके छात्राओं के जो प्रत्येक छात्राओं के जो स्कोर होंगे कुछ इस तरीके से होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये मान लीजिए छात्राओं के स्कोर है। अब हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमें दुगना करना है, उसको हमें डबल करना है। डबल किस तरीके से करेंगे, हम डबल कर देंगे, ओके, दुगना कर देंगे, जितनी वैल्यू है उसको उसमें 2 उसको दुगना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 16 एंड ये हो जाएगा आपका 20। ओके, आपने क्या करा, हर एक नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने दुगना कर दिया। अब दुगना करने के बाद आपका जो ये नया मीडियन होगा, मीडियन क्या हो रहा है, देखिए मीडियन के क्या होता है कि आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू है, जो सेंटर वैल्यू है उसे हम कहते हैं मीडियन। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं, लेफ्ट साइड से देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है 6, और अगर मैं राइट साइड से देखूं तो फर्स्ट सेकेंड और अगेन थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है इस डेटा में 6। मतलब इस डेटा के जो मीडियन वैल्यू है वो है मेरी 6। ओके, मीडियन वैल्यू हमें पता चल गई जो कि है 6। अब जैसे कि हमने दुगना कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशंस को, हमारे छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया। दुगना करने पर 6 का क्या हो जा रहा है, 6 हमारा जो डेटा है, सॉरी हमारा जो स्टूडेंट्स का जो स्कोर्स है, छात्राओं का जो स्कोर्स है वो क्या हो गया, डबल हो गया। किस तरीके से बढ़ गया, दुगना हो गया, जो था उसका दुगना हो गया। यानी मीन हमारा यहाँ पर 6 था तो 6 का हमने दुगना 6 का हमने डबल कर दिया, तो मीडियन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। इस केस में जब हमने डबल कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशन को तो इस केस में भी आपका मीडियन क्या हो जाएगा 12, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो थर्ड नंबर पर आपका 12 नंबर आ रहा है, और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो थर्ड नंबर पर अगेन आपका 12 आ रहा है। यानी अगर हमने हमारे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया गया, मतलब छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमने डबल कर दिया, तो उस केस में हमारा मीन भी किस तरीके से बढ़ेगा, वो भी दुगना ही होगा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज्ड बाय डबल, दुगने से बड़ा। अब ये तो अनचेंज तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा था वैसा होगा नहीं, क्योंकि हमें डबल करने बोला गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से डिक्रीज बाय हाफ, अगेन ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम डबल कर रहे तो हाफ कैसा होगा, आपको खुद सोचना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, बिकम इक्वल टू द मीन, यानी माध्य के बराबर बने। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मीडियन और मीन ये हो सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो, लेकिन अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये मीन के बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज बाय डबल, दुगने से बड़ा। अगला प्रश्न, पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू,
पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी। ओके, ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं? पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके, पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है, क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। तो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे, और आपकी पी वैल्यू आपकी
अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे, और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा यदि ये था, ये किस स्तर का माप है? In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, और जैसे उनको ऑक्यूपेशन बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस, ये ऑक्यूपेशन था। अब ये जो सारे ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को मेजर करने के लिए आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, इनमें 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, यानी नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल एंड अनुपात। सो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है। नॉयर, N फॉर होता है नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे कि ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है। तो मैं बताऊंगी आपको, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते क्या है। अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है? सेम नॉमिनल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक रैंक देते हो, आप ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर फॉलो करते हो, लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल अरेंजमेंट में और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है आपका। उसी तरीके से रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो ये होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं, फार्मिंग या फिर सर्विस कर रहे थे, यानी व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे। सो ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है, इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बस उनको ऑक्यूपेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को। ओके, एक छात्र होंगे, उनके माता पिता फार्मिंग होंगे, तो आप क्या करोगे? उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे। एक छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है, व्यापार है, आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे, तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो, और किस स्तर के माप में करते हो? नॉमिनल में, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र। क्योंकि याद रखिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो, एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको। हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे, हम किसी को रैंक नहीं दे रहे। आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते, व्यापार करते, वो ज्यादा अच्छे होंगे, आप ऐसा नहीं बता सकते हो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल, क्रमवाचक, ये स्केल, ये माप का उपयोग नहीं करेंगे। और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की, यानी अंतराल और अनुपात की। सो याद रखिए, इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो, तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी, ये भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नॉमिनल यानी नाम मात्र। अगला प्रश्न,
एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये फॉल्स थी, तो ये कौन सा एरर कहलाएगा, मतलब आपने जो आपकी जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया, कब, जब ये गलत थी, तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा, आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स, और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो, तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में, रियल में ट्रू है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, तो ये कौन सा एरर कहलाएगी, आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि। आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी, तो ये कौन सा एरर हो जाएगा, आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपके जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया, कब स्वीकार कर लिया, जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, कब, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है, मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो, कब, तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसे देख लिया, टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब आपके पॉपुलेशन की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी इज स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है, कितना ज्यादा कम कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स इज कॉल्ड, उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है, मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं, जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है, उस वो कौन सी रिसर्च में हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेंगू हो गया है, तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में 6 टाइम्स डेंगू हो गया है, सो 6 बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज 6 बार अकर हुई है। सो यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें, फ्रीक्वेंसी के वो चीज कितने बार अकर हो रही है, कोई समथिंग
मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कितनी बार अकर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितनी बार अकर हो रही है, वो घटना कितने बार हो रही है। वो कौन सी रिसर्च बताती है हमें? डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब नैदानिक शोध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें ऐसा फेनोमेना बता रहा है जो कि अकर हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके। सो वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, कोई फेनोमेना अकर हो रहा है, कोई समथिंग चीज, कोई भी चीज अकर हो रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.